कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा के महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए मिलेगा अनुदान। राज्य के किसान सिंचाई की सुविधा के लिए ले सकते हैं जल निधि योजना से लाभ। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण अनमोल। अब समाचार विस्तार से। गढ़वा जिले में खेती के लिए मजदूर न मिलने की समस्या से निजात दिलाने और उपज में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत गढ़वा जिले के महिला स्वयं सहायता समूहों को छोटे कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने के लिए सरकारी अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि 2 लाख रुपए होगी। शेष राशि महिला स्वयं सहायता समूह को स्वयं वहन करना होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए गढ़वा जिले के महिला स्वयं सहायता समूह भूमि संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय गढ़वा से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर वहीं अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। झारखंड सरकार की ओर से राज्य में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने, मानसून पर किसानों की निर्भरता खत्म करने और बहुफसलीय खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 6 इंच व्यास का डीप बोरिंग करके 1.5 हॉर्स पावर का मोटर लगाया जाएगा। प्रति इकाई योजना लागत 3,50,000 रुपए है। इसमें 90% अनुदान सरकार देगी। यह योजना कृषक समूहों के लिए है। सभी वर्ग के किसान जिनके पास कम से कम आधा हेक्टेयर जमीन है वे इसके लिए योग्य माने जाएंगे। विभागीय मार्गदर्शन में पानी पंचायत का गठन करके इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। समिति के सदस्यों के पास क्लस्टर में न्यूनतम 5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। अमरूद के फल बाग लगाए हुए किसान फल मक्खी कीट से सावधान रहें। अमरूद के पौधों में फल लगते ही फल मक्खी का आक्रमण शुरू हो जाता है। इस कीट के प्रकोप से फल ना खाने लायक रहते हैं ना बेचने लायक। अमरूद के फलों को फल मक्खी कीट से बचाने के लिए 5 मिथाइल इजोनोल ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। सबसे ज्यादा समस्या है फल छेदक और फल छेदक जब एक बार लग जाता है अमरूद के फल में तो खाने योग्य नहीं रहता है। उसका बाजार भाव तो खत्म हो गया, अपना भी नहीं खा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है आजकल कीटनाशक के दुकान में मिथाइल इजोनोल ट्रैप या मिथाइल इजोनोल फंदा आता है। तो उसको अगर 1 एकड़ में 5 जहाँ तहाँ एट रैंडम हम लोग लगा देते हैं और उसको जब उपयोग करेंगे तो जितना भी मक्खी है, एडल्ट मक्खी मतलब वयस्क मक्खी है, वो उसमें फंसता है, उसके बाद निकल नहीं पाता है, उसी में रह जाता है, मर जाता है। तो एक काम करना जरूरी है। इसके अलावे ये कब लगाने की जरूरत है? जब आपका फल मक्खी जब फल बनने लगे, अमरूद में जब फल बनने लगे उस समय इसको आप बगान में लगा दें और अंत तक इसको रखेंगे, मतलब जब अमरूद तोड़ने के बाद ही हटाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्लांडू केंद्र द्वारा झारखंड की मिट्टी और मौसम को ध्यान में रखकर टमाटर के 2 नए किस्मों का विकास किया गया है। इसमें सामान्य और संकर दोनों प्रभेद हैं। आइए अपने कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं ये प्रभेद कौन से हैं और इनकी उपज क्षमता कितनी है। किसान भाइयों, हम कृषि विशेषज्ञ से टमाटर के उन्नत प्रभेदों के बारे में जानें। आइए इससे पहले जानते हैं झारखंड में टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए क्या करें।
टमाटर के उन्नत प्रभेद अच्छी उपज दे, इसके लिए सबसे जरूरी है जैविक तत्वों से भरपूर दोमट या बालुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चुनाव करना। इसके अलावे गैर संकर प्रभेदों की बुआई में 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेदों की बुआई में 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं। सामान्य प्रभेद की बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें, जबकि संकर प्रभेद की बुआई में कतार और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। आइए अब टमाटर के उन्नत प्रभेदों के बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। हम लोग अपने केंद्र से टमाटर की 2 किस्मों का विकास यहाँ किया है, जो कि जीवाणु मूलधार रोग अवरोधी भी हैं। एक स्वर्ण कंचन और स्वर्ण अनमोल। स्वर्ण कंचन सामान्य किस्म है, स्वर्ण अनमोल हमारा जो है संकर किस्म है, जिसका की उत्पादन क्षमता करीब 18 से 20 किलोग्राम प्रति पौधे तक हम लोगों ने देखा है और बहुत ही बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। कृषक बंधु कृषि उपकरण पशुचालित बहुउद्देशीय हुक की मदद से कतार में लगी हुई मूंगफली, सूर्यमुखी, सलजम और सोयाबीन जैसी फसलों की निकाई गुड़ाई करने तथा उसमें खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इससे हाथ से निकाई गुड़ाई करने की तुलना में 70% मजदूरी की बचत होती है तथा 25% उपज में वृद्धि होती है। आज की विशेष जानकारी है गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा के बिना हीरा पृष्ठक कीटों के रोकथाम के बारे में। फूल गोभी या पत्ता गोभी की खेती कर रहे किसान अपनी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के लिए 3 प्रकाश ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति गिरिडीह में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2500 रुपए, चावल मध्यम 3300 रुपए से 3500 रुपए, गेहूं 2000 रुपए से 2100 रुपए, दाल अरहर 12000 रुपए से 12500 रुपए, दाल मसूर 8100 रुपए से 8200 रुपए, सरसों तेल 12000 रुपए से 12500 रुपए, चीनी 3900 रुपए से 4100 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 1200 रुपए से 1400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम की मिजाज के बारे में और तरह तरह की, जी हाँ, खेती बाड़ी के बारे में। अब वक्त हो चला है एक छोटे से नन्हे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम हाजिर होते हैं तुरंत। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। विराम के
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, चलिए मौसम का लुत्फ उठाते हैं और हरी भरी सब्जियों की बातें करते हैं। आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं सब्जियों की जैविक खेती और उसके महत्व के बारे में। महत्वपूर्ण जानकारी है, फटाफट ले डालिए। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इससे बचाव का सबसे सार्थक उपाय है जैविक खेती। हालांकि किसानों का जैविक खेती की ओर रुझान बढ़ा है, लेकिन यह ज्यादा कारगर तब साबित होगा जब जोतों का आकार सही हो और कृषक सामूहिक रूप से जैविक खेती की ओर अग्रसर हो। किसान भाइयों, अगर आपका जो ज़मीन है, अगर 5 से 10 एकड़ ज़मीन है, तो ये अगर जैविक खेती करते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा एरिया होगा, 10 से 15 एकड़ का एरिया होगा, तो उसमें आपको ये घेराबंदी जैसा आपको करना होगा, ना कि जो बाहर का जो पानी है उसी के अंदर आएगा, उसको ऐसे आपको चैनल के हिसाब से बाहर निकल देना होगा। और एक बफर जोन बोलते हैं, मतलब 5 से 10 एकड़ का जो आपका जो पैच है उसमें करीब 8 मीटर का बफर जोन होता है। मतलब उसी 8 मीटर में कोई अलग टाइप का बड़े बड़े पौधा लगाते हैं, तो ना कि उसमें आपका जो स्प्रे होता है वो स्प्रे इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है उसमें नहीं आ पाता है। तो 8 मीटर का जो बफर जोन है उसको हमको बनाना पड़ता है। उसके बाद अगर ये ग्रुप समूह में होता है, मतलब अगर आपका फार्मर का 8 से 10 फार्मर हैं, तो एक ग्रुप में आपको ये ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक फार्मर करेगा तो दूसरा फार्मर अगर स्प्रे कर देता है तो उसका सब केमिकल्स इसमें आ जाएगा। तो आप ग्रुप में करेंगे तो सबका ध्यान आकर्षित रहेगा कि हाँ, ये एरिया आपका जैविक खेती हो रहा है। जमीन को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए गोबर की सड़ी खाद, हरी खाद और केंचुआ खाद रासायनिक उर्वरकों का एक अच्छा विकल्प है। रासायनिक उर्वरकों से खेती करने वाले किसान जैविक विधि से खेती करने के लिए पहले खेत को इसके लिए तैयार करें। विभिन्न जैविक खादों का उपयोग करने के बाद पहले खेत में दलहनी फसल लगाएं, ताकि मिट्टी को भरपूर मात्रा में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की प्राप्ति हो। पहले हमको ज़मीन को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ज़मीन है वो भूखा है। मतलब इसमें जो जैविक पदार्थ की जो मात्रा है बहुत ही कम मात्रा में है। तो हम उसको पहले जो साल करेंगे, जो पहले साल है, हम उसमें जैविक पदार्थ डालेंगे। जैसे जैविक खाद डालना होगा, जैसे कि अगर मान के कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, केचुआ खाद है, इसका हम प्रयोग करेंगे। पहले साल जो है पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे और 20 से 20 टन जैसा उसमें आपको गोबर खाद डालना होगा। उसके बाद उसमें आपका दलहनी फसल लेना होगा। पहला साल अगर कर रहे हैं तो दलहनी फसल लेना होगा। दलहनी किस लिए? हम दलहनी इसलिए लेंगे कि उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हमारे जो मिट्टी में बहुत ही कम है, और ये दलहनी फसल नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएगा। और जो हम गोबर खाद डाले हैं उसमें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व जो है वो आपको मिलेगा, साथ ही साथ जैविक पदार्थ भी मिलेगा। पहले साल उगाई गई फसल के अवशेषों को खेत में ही छोड़ दें। छोड़े गए अवशेषों को खाद में बदलने के लिए गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और पानी से बने जीवामृत का खेत में अनुशंसित मात्रा में छिड़काव करें। इससे अवशेष नष्ट होकर खाद में तब्दील हो जाएंगे और साथ ही खेत में वर्मी कंपोस्ट डालें। पहले साल दलहनी फसल लेंगे और फसल का कटने के बाद उसका जो अवशेष होता है, फसल का जो अवशेष है, उसको मिट्टी में छोड़ देना होगा। उसके बाद उसमें हमने डालना होगा कि उसको सड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिट्टी में ऐसे छोड़ देंगे तो जल्दी सड़ेगा नहीं। हम उसमें गोबर और काऊ यूरिन का घोल बना के उसको स्प्रे करना होगा। उसका जो मात्रा है कि 200 लीटर जैसा उसमें आपका जीवामृत उसमें डालना होगा। जीवामृत का जो बनाना होगा उसमें आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप जीवामृत बनाते हैं तो उसमें 5 kg गोबर लेना होगा, 5 लीटर काऊ यूरिन लेना होगा। साथ ही साथ उसमें आपको डालना होगा कि 1 kg आपका गुड़ डालना होगा, जो गुड़ बनता है। उसके बाद उसमें बेसन डालना होगा और उसमें 100 लीटर पानी होगा। ये जो हमने 5 चीज़ बताएं, ये 5 चीज़ का एक आपको घोल बनाना होगा। रासायनिक खादों के उपयोग से उपजाई जाने वाली फसलों की तुलना में जैविक विधि से उपजाई जाने वाली फसलों में अधिक खाद, टिकाऊपन और चमक होती है।
जैविक विधि से उपजाई जाने वाली फसलों के आकार बड़े होते हैं और इसकी खुशबू भी अच्छी होती है। रासायनिक खाद से हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, किसान भाई कर रहे हैं, तो अभी जो हम स्वाद है, ये स्वाद अभी घटते जा रहे हैं। और अगर हम जैविक खेती करते हैं तो जैविक पदार्थ से जो हम डालते हैं, जैविक पदार्थ जो एक बार मिट्टी में मिलता है तो उसमें जो लाभदायक जीवाणु है उनका मात्रा बढ़ जाता है, और एक बार उनका मात्रा बढ़ जाने से इसमें हम विटामिन की जो मात्रा है, जैसे विटामिन B12 बोलते हैं, वो हम मिट्टी में ये लोग पैदा होता है और पौधा को भी चाहता है। एक बार विटामिन B12 की मात्रा है, जिंक की मात्रा है, बोरन की मात्रा है, ये एक बार बढ़ जाता है तो इसमें पौधा ले पाता है। एक बार पौधा ले जाने से इसका स्वाद में, चमक में, जो फल में जो चमक है और उसका जो खुशबू है, इसमें काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी होता है, और साइज में भी उसमें काफ़ी अंतर आता है। जैसे रासायनिक खाद और जैविक खाद में अगर तुलना करते हैं तो इसमें एक तो है साइज में चमक आता है, बड़ा होता है और स्वाद भी बढ़ता है। चूँकि फसल गुणवत्तापूर्ण होती है, इसके विपणन में आसानी तो होती ही है, कीमत भी अच्छी मिलती है। जिन क्षेत्रों में जैविक खेती होती है या जो किसान खेतों में जैविक विधि से फसल उगाते हैं, उन्हें फसल उत्पादन संबंधी प्रमाण पत्र मिलता है। फलस्वरूप सहकारिता समितियां उन्हें खरीद लेती हैं, जिससे किसानों को विपणन की सुविधा तो मिलती ही है, कीमत भी अच्छी मिल जाती है। जैसे अभी देखा गया है कि अगर जैविक खाद कहीं भी कर रहे हैं, एक सर्टिफिकेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और जहाँ भी है वो आइडेंटिफाइड होता है। एक बार गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर दिया है कि हाँ ये एरिया जैविक खेती के ऊपर हो रहा है, तो वो वहाँ का प्रोड्यूस लेके खुद ही उसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो उसको बेचता है। अगर फार्मर अगर बाज़ार में जाएगा तो क्योंकि कंज्यूमर तो नहीं पता चलेगा कि ये जैविक है या रासायनिक है, तो ये आइडेंटिफाइड होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये लेता है और उससे ये काफ़ी मुनाफा होता है। जैसे अगर रासायनिक खाद का अगर 10 रुपया है, अगर टमाटर 10 रुपया है, ये आपका 20 रुपया, मतलब डबल उसमें आपका जैविक का जो प्रोड्यूस है उसमें डबल रेट आपको मिलेगा। झारखंड जैसे राज्य में जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी भी परंपरागत रूप से यहाँ रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरकों का अधिक उपयोग किया जाता है। किसान भाई, अगर झारखंड की अगर मिट्टी की हम बात करते हैं, अगर किसान यहाँ देखा गया है कि बहुत ही कम मात्रा में फर्टिलाइज़र डालता है, मतलब 20 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से डालता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब ये मिट्टी के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ का मिट्टी इतना ख़राब नहीं हुआ है। पंजाब की अगर बात करते हैं, वहाँ का मिट्टी ख़राब हो चुका है, और ये यहाँ का जो कन्वर्सन है, मतलब एक बार कन्वर्सन पीरियड होता है, ये बहुत ही कम कन्वर्सन पीरियड है, क्योंकि 20 kg आप डालते हैं अगर रासायनिक खाद, और ये अगर जैविक खाद डालते हैं तो ये आपका मिट्टी जल्दी ही आपका उसका उर्वरता बढ़ जाएगा और काफ़ी इसमें लाभ होगा। यहाँ क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है और एसिडिक मिट्टी है और लाल मिट्टी है, और यहाँ पानी का वहाव नहीं है, मतलब यही अगर रोक है, अगर पानी का वहाव रोक जा रहा है तो इससे हमको यहाँ काफ़ी फायदा हो रहा है। खेत हरा स्वस्थ धरा के लिए जैविक खेती वर्तमान समय की मांग है और टिकाऊ खेती का सर्वोत्तम तरीका भी। तो किसान भाई बहनों, कैसी लगी हरी भरी ताजी ताजी जानकारी? अच्छी थी ना? लेते हैं एक छोटा सा विराम और आपको दिखाते हैं संदेश। कहीं जाइएगा नहीं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ किसान भाई बहनों, अगर आप गेहूं की खेती करने वाले हैं या कर रहे हैं तो किन किस्मों का चयन करें, आज बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको बताएंगे। तो आज की हमारी जानकारी है गेहूं फसल के वैज्ञानिक खेती व देखभाल के बारे में। फटाफट ले लीजिए जानकारी। एक अनुमान के अनुसार संसार की कुल 23% भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है, जो विश्व की बढ़ती जनसंख्या के लिए लगभग 20% आहार कैलोरी की पूर्ति करता है।
गेहूं राज्य की एक प्रमुख रबी फसल है और लगातार इसके क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। गेहूं की फसल की खेती का उपयुक्त समय धान की कटाई के तुरंत बाद है, जिससे कि खेती में उपलब्ध नमी का भरपूर उपयोग किया जा सके। समय से गेहूं की खेती अक्टूबर नवंबर और देर से गेहूं की खेती नवंबर दिसंबर का महीना होता है। गेहूं का जो समय है अभी आपका अक्टूबर से नवंबर, ये समय में आप लगाते हैं जो उचित समय है। और दूसरा जो समय होता है कि आपको अगर देर से लगाते हैं तो उसमें नवंबर से लेकर के दिसंबर में आप उसकी बढ़िया ढंग से खेत की तैयारी करें। और फसल कटने के बाद धान कट जाता है तो उसमें उसका नमी को बचाए रखते हुए आप उसकी बढ़िया ढंग से खेत की जुताई करें। और जुताई करने के बाद उसके मिट्टी का ढेला फोड़ने के लिए पाटा लगाते चलें, जिससे उसकी नमी संरक्षित रहे और मिट्टी जो है वो एकदम भुरभुरा हो जाए, तो आपका गेहूं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चूँकि गेहूं की खेती समय से और विलंब से की जाती है तथा इसकी खेती सिंचित और असिंचित दोनों ही अवस्थाओं में की जाती है, इसलिए फसल लगाने से पूर्व इसके किस्मों के चुनाव का खास ध्यान रखना चाहिए। सिंचित क्षेत्र में समय से बुआई के लिए NW 5054, K1 006, DBW 39, PBW 443, HD 2824, HD 2967 प्रमुख किस्में हैं, जबकि असिंचित क्षेत्र में समय से बुआई के लिए C 306, K 8027, HDR 77 जैसी किस्में प्रमुख है। इसी तरह सिंचित क्षेत्र में विलंब से बुआई के लिए HD 2643 यानी गंगा, पूसा प्राची, पूसा बसंत और सोनालिका प्रमुख प्रभेद हैं। असिंचित क्षेत्र में देर से बुआई के लिए बिरसा, इंदिरा जैसी किस्मों का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। मैं सिंचित अवस्था के लिए NW 5054, K1 006, DBW 39, CBW 38, DBW 14, PBW 443 और HUW 468, HD 2733 और HD 2824, HD 2402, K 8804 और HD 2967, ये जो है सिंचित अवस्था के लिए है। जब सिंचित अवस्था और समय से है ये प्रभेद का उपयोग करेंगे। अगर वहाँ पर असिंचित अवस्था है तो वहाँ पर K 8027, HD 2888, K 9465 और साथ में HDR 77, C 306, ये जो है असिंचित अवस्था के लिए प्रभेद है, जिसमें आप जो है समय पर लगाते हैं ये रहता है। लेकिन अगर देर से आप लगाने वाली प्रभेद जानना चाहते हैं तो सिंचित अवस्था के लिए HI 1563 जिसको बोलते हैं पूसा प्राची और HD 2985 जिसको बोलते हैं पूसा बसंत और HP 1633 जिसको बोलते हैं सोनाली और HP 1209, HOW 239, HP 1444, HD 2643 जो पुरानी प्रभेद है। इस तरह से DBW 14 भी लगाते हैं, NW 2036 भी लगाते हैं। ये आपका सिंचित और देर से होता है। असिंचित अगर प्रभेद जानना चाहते हैं तो DL 2882 जिसको विदिशा बोलते हैं, K 8962 और तीसरा है जिसको इंदिरा के नाम से बोलते हैं PBW 173। ये आपका सिंचित और समय से बुआई के लिए, असिंचित और समय से बुआई के लिए, देर से बुआई के लिए भी प्रभेद हमने बतलाया और असिंचित अवस्था के लिए भी आपको ये समय से बतलाया गया है। फसल की प्रति इकाई अच्छी पैदावार के लिए खाद एवं उर्वरक का सही प्रबंधन आवश्यक है। गेहूं में हरी खाद, जैविक खाद एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जो गेहूं की किस्म, सिंचाई की सुविधा और बोने की विधि पर निर्भर करता है। समय पर बुआई के अगर करते हैं तो वहाँ पर 150, 60, 40, 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास, जिसमें 150 किलोग्राम जो नत्रजन रहेगा यूरिया के द्वारा 271 किलोग्राम, DAP के द्वारा 132 किलोग्राम फास्फोरस, MOP के द्वारा 67 किलोग्राम, जिसको हमें पूरी की पूरी मात्रा MOP और DAP और यूरिया का तीसरा हिस्सा जो है हम उसमें उपयोग करेंगे। बुआई के 25 दिन के बाद उसमें पुनः जो है जो शेष बचा है
उसका तीसरा भाग दे देंगे और अंत में हम जो है बुआई के 45 से 65 दिन पे हम लास्ट जो यूरिया का बचा हुआ है उसकी मात्रा को दे देंगे, अर्थात 277 किलो यूरिया को 3 टुकड़े में कर देंगे और उसको 3 बार में हम उपयोग करेंगे। गेहूं के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार खेत में उगकर पोषक तत्वों, प्रकाश, नमी इत्यादि के लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रारंभिक स्तर पर खरपतवार, खासकर संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन नामक दवा का उपयोग करना अच्छा होता है। कृष्ण नील, बथुआ, हिरनखुरी, सेंजी, चटरी मटरी, जंगली गाजर जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटेन का छिड़काव करें। सामान्य स्थिति में 20 से 25 दिनों के बाद हल्की निकौनी करें। इस समय हम गेहूं की बुआई करेंगे, उसी में प्री इमरजेंस जो खरपतवार रहते हैं तो उसके लिए हमें दवा छिड़काव करना चाहिए। पेंडीमेथिलीन आप जो है उसमें 3.25 लीटर ये दवा रहेगा और 1 हेक्टेयर के लिए वो छिड़काव में हम प्रयोग करेंगे। लगभग 400 से 500 लीटर पानी में उसको घोल करके छिड़काव कर देंगे। तो हमारा प्री इमरजेंस में जिस दिन गेहूं की बुआई करेंगे उसी दिन इसका छिड़काव करेंगे। और दूसरा जो है चौड़ी पत्ती वाले अगर पुनः 1 महीने के बाद खरपतवार निकलते हैं तो ऐसी अवस्था में हम जो है वहाँ पर 2,4-D इस दवा का छिड़काव करते हैं जो बहुत पुराना है। और साथ में अगर वहाँ पर गेहूं का मामा अगर आ जाता है जिसको आइसोप्रोटान बोलते हैं तो फेलरिस माइनर, तो वहाँ पर हम छिड़काव करने के लिए आइसोप्रोटान दवा का छिड़काव करेंगे जिससे हमारा खरपतवार पूरी तरह से नियंत्रित हो जाए। अगर हमारे पास खरपतवार नाशी दवा यूज नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम 20 से 25 दिन के बाद हल्की निकाई कर सकते हैं। गेहूं की फसल की सिंचाई पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अमूमन गेहूं की फसल के लिए औसतन 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो 20, 45, 65, 85, 102 और 120 दिन में किया जाना चाहिए। अगर 2 सिंचाई की व्यवस्था है तो पहली सिंचाई 21 और दूसरी सिंचाई 82वें दिन होनी चाहिए। चाहे जो गेहूं खेत है, अगर आप 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर पानी देते हैं तो आप 1 लाख लीटर पानी लग जाता है। तो आपको वहाँ पर जो पानी दे रहे हैं एक बार में 5 सेंटीमीटर से आसपास पानी दिया जाता है, जिसमें 5 से 6 बार सिंचाई उपयोग करते हैं। अगर आपके पास केवल 1 ही सिंचाई है तो वहाँ पर आप 21 दिन पर सिंचाई देंगे। अगर आपके पास 2 सिंचाई है तो वहाँ पर 21 दिन और दूसरा जो है आपको जो है लगभग 82 दिन पर सिंचाई देंगे। जो है यहाँ का क्षेत्र जो हमारा है यहाँ पर आपको लगभग 6 से लेकर के 8 सिंचाई लगी जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है वहाँ पर सिंचाई का जो माध्यम है वहाँ पर 20 दिन और 45 दिन, 65 दिन, 85 दिन, 102 दिन, 120 दिन के माध्यम से आप वहाँ पर सिंचाई का प्रयोग करें, जिससे सिंचाई से जो है वो आपका गेहूं की नुकसान ना हो, उसका लाभ अधिकतम प्राप्त हो, ये ध्यान रख करके। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जी हाँ, हम आपके लिए खास जानकारियाँ लेकर आते हैं जिससे आपको लाभ मिल सकता है। आज की जानकारी यहीं तक, अगले अंक में हम अगली जानकारी आपको ज़रूर दिलवाएंगे, लेकिन तब तक फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए। आपको पता है ना क्यों? क्योंकि हमारा पता आपको लिखना है ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 34001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।